वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। असल में हम मॉनेटरी पॉलिसी की अगर प्रीवियस सेशंस की बात करें तो हम वहाँ हिस्ट्री की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि हम बताएंगे आपको डेफिनेशन, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मनी की कुछ नई नई डेफिनेशंस आती रहीं। उन डेफिनेशंस को एलिब्रेट करना हमारा इस सेशन में हमारा टारगेट रहेगा। बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मनी जो है वो डिफरेंट तरीके से एवेल्यूएट की और मनी को डिफरेंट तरीके से स्टडी किया गया। तो वो जो स्टडी करने का नाम था, वो स्टडी करने का नाम अब हम यहाँ डिस्कस करते हुए इस सेशन में आपको बताएंगे कि मनी बेसिकली किन किन मराहिल से गुजरी और क्या क्या मराहिल का उसको सामना करना पड़ा, और पैसे के बारे में लोगों ने अपने अपने क्या क्या नज़रियात पेश किए। बेसिकली पैसे तो बहुत सारे नज़रियात से गुजर के पैसा हमारे पास पहुंचा है। सबसे पहली डेफिनेशन जो पैसे की बनी वो क्या बनी, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी। बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है कि आपने कोई चीज़ ली और उसके बदले में कुछ चीज़ आपने उसको रिफंड कर दी। तो अगर हम यहाँ ये बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में समझते हैं तो पैसा क्या है, हमारी लेन देन का एक ज़रिया बना। इसकी पहली डेफिनेशन जो बिल्कुल स्टार्ट में मनी की डेफिनेशन आई वो ये आई, जो क्लासिकल इकनॉमिक्स ने इसको बताया कि मनी क्या है। मनी के बेसिकली क्लासिकल इकनॉमिक्स ने ये स्टडी किया कि वो गुड्स और सर्विस को ख़रीदने और उसकी लेन देन के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, या एक ऐसी चीज़ क्रिएट की गई है जिससे हम उस मनी को यूज़ कर सकते हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या था, बेसिकली हमने बार्टर सिस्टम में बात की कि जब कोई शख्स कोई खरीदो फरोख्त करता था तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो उसको प्रॉब्लम्स कम करने के लिए क्या हुआ, मनी का ईजाद करना पड़ा, मनी को ईजाद करना पड़ा। तो ये मनी ईजाद हुई और मनी को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मनी के साथ हम जो है वो बार्टर सिस्टम की गलतियों को, खामियों को कम कर सके। देखिए कि इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हुई मनी की, वो ये हुई कि यूनिट ऑफ अकाउंट उसको कहा गया। यूनिट ऑफ अकाउंट इसलिए कहा गया कि ये किसी वैल्यू के अंदर किसी चीज़ की वैल्यू को काउंट करने के लिए बहुत इजी मीडियम रहा। तो इस वजह से इसको मनी को हमने स्टडी किया और मनी को वैसे स्टडी करते रहे, क्योंकि मनी ने क्या किया, मनी ने हमें उस चीज़ की वैल्यूएशन दी कि हम अगर 10 पैसे देते हैं तो वो 10 पैसे की चीज़ है, या 10 रुपये देते हैं तो वो 10 रुपये की चीज़ है। तो ये बहुत अच्छे से हो गया, इसमें डिवाइजेबिलिटी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर जो है इसका यूनिट डिफाइन करने में आसानी हो गई कि आपके पास जो पैसे हैं वो कितनी वर्थ रखते हैं, आपकी कितनी वर्थ है। लेबर मार्केट में अगर देखा जाए तो लेबर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा सही से चला। फिर अगर उसका कंसेप्ट को देखते हैं तो उसका कंसेप्ट ही कहता है कि यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये कि कोई इंडिविजुअल इस चीज़ को जान सकता है, मेजर कर सकता है कि उसकी जो वर्थ है वो कितनी है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर अप कर सकता है और उसको एफिशिएंट बना सकता है अपने सिस्टम को, जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसमें हमें वर्थ की प्रॉब्लम हो रही थी, वर्थ नोटिस करने में मसला आ रहा था। स्टोर वैल्यू, अब स्टोर वैल्यू का क्या मतलब था, इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि जब मनी जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली जब पहले मनी, मैंने आपको बताया कि जब मनी बनी तो बहुत सारी तरह की मनी आई। किसी ने नमक, किसी के पास ज़्यादा था उसने नमक को एज ए मनी कंसिडर कर लिया, किसी ने जो है टबैको को एज ए मनी कंसिडर कर लिया। तो बाद में क्या हुआ, जो पेपर नोट या करेंसी की सूरत में जो मनी आई उसका ये हुआ कि उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो मनी चेंज नहीं होती थी। अगर साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, वो बिल्कुल वैसे ही काम करती थी, वैसे ही इस्टेब्लिश रहती थी, उसी तरह से वो अपना काम करती थी। मनी का अपना प्रोसेस जो था वो चेंज नहीं हुआ, यानी वो सालों बाद भी अगर खर्च की जाए तो 10 रुपये का नोट 10 रुपये ही रहेगा, जब तक उसकी जो ड्यूरेबिलिटी जो है चेंज ना की जाए सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट लेवल पर चेंज ना की जाए। बेसिकली ये क्या करती थी, ये आपको किसी चीज़ को स्मूथिंग करने में, किसी चीज़ की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिली, जिससे हम उसकी डेफिनेशन कंसिडर करते हैं कि ये किसी चीज़ को जमा करने का ज़रिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो सकती है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि मनी की एक और डेफिनेशन थी डेफर्ड पेमेंट, यानी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट सपोज मैंने आज से 10 साल के लिए कोई मुआहदा किया कि 10 लाख रुपए के अवध ये मुआहदा कर रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए मैं आपको 10 साल बाद पे करूँगा, तो वो 10 साल बाद भी उसकी एक्चुअल वैल्यू वैसी रहेगी। तो मनी की एक डेफिनेशन ये भी बनी कि वो डिफरेंट पेमेंट है कि अगर आप चाहें तो किसी चीज़ को क्रेडिबिलिटी के ऊपर कर सकते हैं, आपका लोन भी लिया जा सकता है इसके अंदर। तो इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, साइंटिस्ट ने किस तरह से डिफाइन किया है। तो इसका कंसेप्ट ये हो गया कि आप कोई शख्स है, कोई किसी एग्रीमेंट के अंदर क्रेडिट ट्रांसैक्शन के अंदर होता है, जैसे अब देखें सिंपल सी बात है
आप जो है वो अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में क्रेडिट मार्केट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो अब क्रेडिट मार्केट क्या है, डिफरेंट पेमेंट है, यानी आज आपने चीज़ खरीद ली, अगले दिन आपने उसकी पेमेंट की, वेरी नेक्स्ट डे आप उसकी पेमेंट करते हो, तो उस पेमेंट से क्या होगा, आपका जो सिस्टम ऑफ एनालिसिस होगा वो बोर्ड हो जाएगा और आपकी जो सिस्टम होगा वो बहुत अच्छे से मूव अप करने लगेगा और आपको पेमेंट करने में आसानी होगी, आपकी पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा कूप अप करेगी और आपकी पेमेंट का बड़ा लेवल हाई हो जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं गुड मनी की। वैसे मैं अलग सेशन में बता चुका हूँ, मगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। जैसे ड्यूरेबिलिटी हो गई, ड्यूरेबिलिटी क्या थी कि वो किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकती है। पोर्टेबिलिटी, आपको ट्रांसफर करने में आसानी होगी। डाइवर्सिबिलिटी, यानी आपने क्या करना है, अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर वे में, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी, यानी आपका जो पैसा है वो उसकी वर्थ जो है वो अपनी जगह रहेगी, वैल्यू गिरेगी तो टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा। फिर लिमिटेड सप्लाई, यानी लिमिटेड सप्लाई आपकी क्या होगा कि इसका सप्लाई, जितनी सप्लाई बढ़ाएंगे आप उतनी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। जब आप पैसे की सप्लाई को नॉर्मल रखेंगे या लिमिटेड रखेंगे तो आपका पैसा जो है वो वर्थफुल होगा, उसकी वर्थिंग बढ़ेगी, उसकी वर्थ बढ़ेगी। तो यहाँ ये कंडीशन थी कि आपको समझाना कि करेक्टरिस्टिक्स मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ पिछले सेशन में, मगर यहाँ मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ। देखिए जी, टाइप ऑफ मनी में कुछ चीज़ें चेंज हुई, कुछ चीज़ें बढ़ती चली गई, कुछ चीज़ें बढ़ी कैसे कि उसमें अब हम टाइप ऑफ मनी में बात कर लेते हैं। एक तो कॉमन मनी होती है, कमोडिटी मनी होती है। कमोडिटी मनी क्या होती है, जिसमें आपके पास कोई प्रॉपर्टी सूरत में, कोई हैंड सूरत में हो, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद ना हो। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वो आप उसको चेंज करके मनी की सूरत में ला सकते हो, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आप चेंज करके मनी की सूरत में ला सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं फिएट मनी की, फिएट मनी वो होती है जो आपकी सरकार ने इशू की है, जो आपके लोगों ने यानी आपकी पब्लिक ने इशू की है, ये वो मनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और उसको लीगली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसैक्टिंग पर्पज़ के लिए, ये वो मनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज, ये एक थोड़ी सी नई मनी आई है, ये कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे ये भी मनी के तौर पे कंसीडर नहीं की गई है, लेकिन इसको हम स्टडी कर लेते हैं क्योंकि ये अभी मनी के तौर पे किसी स्टेट्स के अंदर जो है वो इसको वो नहीं किया गया, किसी स्टेट ने इसको अपना करेंसी डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर करेगी तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये डिजिटल मनी होती है, ये वर्चुअल मनी होती है। इससे क्या होता है, आप डिजिटल कॉइन और मनी खरीद लेते हो अपने पैसे की लागत लगा के, जिससे क्या होता है आपके पास चीज़ों का जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आपके पास अच्छी सूरत में मिलती हैं। इससे क्या होता है आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाती हैं। ये थोड़ा सा एक बताने का ज़रूरी था क्रिप्टो कॉइन के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन बच्चे जब मनी को आप कवर कर रहे हो तो आपको ये ऑटोमेटिक कवर हो। बेसिकली सेशन के अंदर हम ये चीज़ें इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए आगे जाकर बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत चीज़ें इसके लिए अंदर चेंज हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ इस सेशन में आप लोगों को ये सब बताने की जो मेरी वजह थी वो यही वजह थी कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि जो मनी है वो बेसिकली किन प्रोसेस से गुजरी और अब जो है उसकी क्या स्टेजेस हैं। बेसिकली मैंने इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग स्लाइड में बताई थी, मगर यहाँ मैंने इसको इस तरह से कवर किया है कि जो बच्चे शॉर्टली या न्यू एजुकेशन में आ रहे हैं या मनी से रिलेटेड कोई एजुकेशन उन्होंने इख्तियार की है तो उसको बहुत आसानी से समझ सकें कि ये किस तरह से उनके लिए काम करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो आपका जो है मनी की बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। बच्चे अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थी, ये पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर की गई, उसके बाद ये स्टोर्ड वैल्यू में आई। ठीक है, फिर उसके बाद ये अकाउंट में आई, यानी अकाउंटेबिलिटी होने लगी, आप किसी चीज़ को काउंट करने लगे। यानी आप देखो सिंपल सी बात है, जब रिसोर्सेज बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी की वो रिसोर्सेज गेन कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अब वो जो रिसोर्सेज बढ़ती हैं उसकी वजह से बच्चों को क्या देखना पड़ता है, बच्चों को ये कंडीशन देखनी पड़ती है कि उनकी जो नेचर ऑफ अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। इस अवेयरनेस को ठीक करने के लिए हम यहाँ इस सेशन को डिस्कस कर रहे थे और बेसिकली मेरी कोशिश ये थी कि आपको ये समझ आ जाए।